इमेजिन एक फिल्म की राइटिंग कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है कि एक सीन के शुरुआत में बनी का कैरेक्टर नैना से कहता है कि इस रात की सुबह कभी नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद वो पूरा सीन पैन आउट होता है और उस सीन के बाद नैना के जो फाइनल डायलॉग्स होते हैं वो ये होते हैं कि फाइनली सुबह हो गई है। तो बेसिकली तो ये डायलॉग उसी रात को हाईलाइट करता है जिसकी बनी बात कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में जो इसका मेटाफोरिकल रेफरेंस है वो नैना के ड्रीम से रिलेटेड है। यानी नैना का कैरेक्टर थ्रू आउट ये जर्नी जो ड्रीम देख रहा था कि शायद से उसका एक प्रोबेबल फ्यूचर बनी के साथ हो सकता है, अब उस ड्रीम पे बहुत बड़ा वाला फुल स्टॉप लग गया है क्योंकि रियलिटी में बनी नैना से बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। आई थिंक ये राइटिंग ही बताती है कि इस फिल्म को आज के जमाने में एक कल्ट का दर्जा क्यों मिला है और क्यों लोग इसको मॉडर्न मास्टरपीस या फिर मॉडर्न डीडीएलजे कहते हैं, क्योंकि बाकी 90s किड्स के लिए तो यही फिल्म उनकी डीडीएलजे है। जहां ये कहानी तो सिंपली 4 फ्रेंड्स की थी जो कि एक ट्रैकिंग ट्रिप पे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगियां उनको अलग कर देती हैं। पर फिर कई साल बाद डेस्टिनी उनको फिर मिलाती है जब उनको एक्चुअली में रियलाइज होता है कि वो लाइफ में कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितने इवॉल्व हो चुके हैं। और एक डीप अंडरस्टैंडिंग से ये भी आइडिया मिलता है कि लाइफ वो नहीं है जो वो समझते थे, बल्कि एक्चुअली वो है जो कि इस जर्नी ने उनको सिखाया है। आई थिंक इस मैसेज को शायद ही किसी और फिल्म ने इतनी खूबसूरती से कवर किया हो। और पता है इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस फिल्म का जो टाइटल है ये जवानी है दीवानी, इस वर्ड को पूरी फिल्म में कहीं भी बोला नहीं गया है, बट इसके बावजूद भी फिल्म अपने ड्रामा के थ्रू आपको ये बात कन्वे करना चाहती है कि जो इंसान की जवानी होती है वो कहीं ना कहीं लाइफ में सिर्फ एक ही बार आती है। यानी जब हम छोटे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम वेट करते हैं कि हमारी जवानी, हमारी यंग एज कब आएगी, जब हम अपनी जिंदगी के सारे मजे लेंगे। और इसके ठीक फ्लिप साइड जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी यंग एज को ही याद करता है कि वो किस तरीके से ड्रेसअप होता था, उसके क्या गोल्स, क्या एम्बिशंस थे, उसने लाइफ में क्या क्या एडवेंचर्स किए। और यही था इस फिल्म का अंडरलाइन मैसेज कि सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये जवानी सिर्फ और सिर्फ एक फेज होता है और इससे पहले कि ये आपकी लाइफ से चला जाए इसको कंप्लीटली जी लेना चाहिए, ताकि कई साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखो तो आपके दिल में कोई भी रिग्रेट ना हो। यानी डीडीएलजे में जो राज के फादर का डायलॉग था ना कि मेरी जवानी कब आई कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला, ये डायलॉग आपकी लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। आई थिंक यही खूबसूरत मैसेज ये जवानी दीवानी को बाकी सारी रोम-कॉम से अलग बनाता है, क्योंकि बाकी हमने जितनी भी फिल्में देखी हैं या तो वो तमाशा जैसी बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होती हैं जो कि कुछ कम ही लोगों को अपील करती हैं, या फिर कुछ फिल्में इतनी ज्यादा कमर्शियल हो जाती हैं कि उसमें आप एंटरटेन तो हो जाते हो लेकिन आपको अपनी लाइफ के लिए कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन मैं ये जवानी या दीवानी एक ऐसी फिल्म थी जिसने आर्टिस्टिक और कमर्शियल सिनेमा को बहुत अच्छे से बैलेंस किया था। फिल्म में बहुत सारे नाच गाने तो थे ही, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म का हर एक डायलॉग ऐसा था कि वो आपको एक लाइफ लेसन की तरह लगता है। स्पेशली फिल्म के सेकंड हाफ में जब हमारे लीड कैरेक्टर्स अपनी टीनेज लाइफ से ट्रांजिशन लेके अपने लेट 20s या फिर अर्ली 30s में पहुंचते हैं, दैट इज व्हेन दे एक्चुअली रियलाइज कि अपने फ्रेंड्स की, अपने पेरेंट्स की और उससे भी ज्यादा एक लाइफ पार्टनर की रियल वैल्यू क्या होती है। और उसमें पता सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब फिल्म आपको ये सब मैसेज देती है तो वो कहीं भी बहुत ज्यादा प्रीची नहीं होती है। इससे पहले कि आप मैसेज के बारे में बहुत ज्यादा सोचें, फिल्म में कोई ना कोई गाना आ जाता है क्योंकि आपके अंदर के सिनेमा लवर को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा। जहां गानों की बात हो ही रही है तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस फिल्म में 8 गाने थे और 8 के 8 बिल्कुल चार्ट बस्टर्स थे। आई मीन जब भी कोई फिल्म री रिलीज होती है तो कोई भी गाने से पहले चीखना चिल्लाना तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन इस फिल्म में मैंने स्पेशली नोटिस किया कि पब्लिक आगे जाके लिटरली थिएटर में डांस कर रही थी। और ऐसा नहीं कि मैं कोई फिल्म सिंगल स्क्रीन में देखने गया था, मैंने पीवीआर के प्रीमियम ऑडी में ही देखी थी। बट यू कैन इमेजिन कि इस फिल्म का क्रेज कैसा है कि मल्टीप्लेक्स में भी आपको सिंगल स्क्रीन वाला फील दे देगी। बाकी हाँ, रणबीर कपूर का कैरेक्टर डेफिनेटली फिल्म में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है, क्योंकि उनका जो मिडिल क्लास बॉय का पोर्ट्रेयल है वो एक्चुअली में हर मिडिल क्लास बॉय को रिप्रेजेंट करता है। सभी चाहते हैं कि वो वर्ल्ड घूमे, दुनिया देखें, लाइफ को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करें, और इसी वजह से ये डायलॉग कल्ट बन चुका है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन कभी रुकना नहीं चाहता। आई मीन ये डायलॉग एक ऐसा है जो कि लिटरली उस फीलिंग को समराइज करता है जो कि हर एक इंसान को अपने अर्ली 20s में होती ही होती है। और शायद यही रीजन है कि सिर्फ लीड एक्टर्स नहीं बल्कि जितने इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, यानी कल्की कोचलिन, आदित्य रॉय कपूर, कुणाल रॉय कपूर, डॉली आलीवालिया, इनमें से कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि हर एक्टर अपने कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट है। और सच कहूं तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अयान मुखर्जी ने ऐसा एक मास्टरपीस ये जवानी है दीवानी के नाम पे क्रिएट कर दिया है जिसको वो आने वाले टाइम में शायद खुद भी बीट ना कर पाए। क्योंकि एक ऐसी फिल्म बनाना जिसके कैरेक्टर्स, जिसकी राइटिंग, जिसके एक्टर्स, जिसके गाने, सारी की सारी चीजें परफेक्ट हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन तो बहुत कम ही मिलता है। जिसके आगे मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है वो बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये जवानी या दीवानी मेरे लिए पर्सनली एक मॉडर्न मास्टरपीस है। एंड आई नो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड लगेगा, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बॉलीवुड की आज तक की नंबर 1 फिल्म है। इनफैक्ट ये फिल्म एक वाइन की तरह है विच इज इजिली गोइंग टू गेट बेटर विद एज। जितने भी साल बीतते जाएंगे हमें इस फिल्म से और भी ज्यादा प्यार होता जाएगा। एंड जस्ट इन केस अगर आपने इस फिल्म का थिएटर एक्सपीरियंस मिस कर दिया है तो मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस फिल्म को थिएटर में जरूर देखें, क्योंकि जो इमोशंस और फीलिंग्स ये फिल्म ट्रिगर कर पाएगी वैसा शायद ही कोई और बॉलीवुड फिल्म आपके लिए कर पाए।